तो हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई है विच इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बताई है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है अगर जनरली समझना चाहे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया जाएगा जब किसी सोलवेंट में, किसी सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसी को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बढ़ोतरी जो होगी बॉइलिंग पॉइंट में। देखो ध्यान से समझो। तो दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको समझेंगे ऐसा क्यों। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये ध्यान समझना। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये कोई भी क्या है? लिक्विड है, एनी लिक्विड। वो मिनिमम टेम्परेचर, मैं इसको टेम्परेचर दे रहा हूँ और मैंने इसको क्लोज कंटेनर में लिया है। मैंने इसको क्लोज कंटेनर में ले करके इसके अंदर एक बैरोमीटर डिवाइस लगाई है जो वेपर प्रेशर मेजर करती है। ये क्या है? कोई बैरोमीटर है। बैरोमीटर जो है ये क्या मेजर करती है? वेपर प्रेशर मेजर करती है। वेपर्स के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है उसको मेजर करती है। अब मैंने इसको टेम्परेचर देना शुरू किया, एनी टेम्परेचर। मैंने इसको टेम्परेचर दिया तो यहाँ पर वेपर्स बनने लगी। जब मैं इसको टेम्परेचर दूंगा तो ये वेपराइज होने लगेगा लिक्विड, और वेपराइज होकर के क्या बनाएगा? एक वेपर्स बनाएगा। ये वेपर्स बनाएगा और ये जैसे ही वेपर बनने लगेंगी, ज्यादा वेपर बनने लगेंगी, तो बैरोमीटर में रीडिंग वेपर प्रेशर की धीरे धीरे आने लगेगी। जैसे ही वो बैरोमीटर में आने वाली रीडिंग, मतलब जैसे ही उन वेपर का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1.013 बार हो जाएगा। तो हम उस मिनिमम टेम्परेचर को, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड को हीट किया जाए और उस लिक्विड के द्वारा बनने वाली जो वेपर्स है, उन वेपर्स का वेपर प्रेशर कितना हो जाए? 1 atm या 1.013 बार हो जाए। जैसे ही ये रीडिंग आ जाएगी उस टेम्परेचर को नोट डाउन कर लेंगे। उस टेम्परेचर को क्या कर लेंगे? कहीं पे नोट कर लेंगे और उस टेम्परेचर को ही क्या कह देंगे? उस मिनिमम टेम्परेचर को ही क्या कह देंगे? उस मिनिमम टेम्परेचर को ही उस लिक्विड का क्या कह देंगे कि ये उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है, प्योर H2O का होता है, प्योर H2O का होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों होता है ध्यान से समझेंगे। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वो मिनिमम टेम्परेचर है, वो मिनिमम टेम्परेचर है इस वाटर के केस में, जिससे अगर वाटर को इस मिनिमम टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो इसके द्वारा जो वेपर्स बनेंगी, उस वेपर्स बनने के बाद जो वेपर प्रेशर आएगा उन वेपर्स का, वो कितना आएगा? 1 atm या 1.013 बार आएगा। तो इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को ही डिफाइन करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पहले यहाँ पे समझो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड स्टेट में होता है, सीधी सी बात है। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के लिए देखा जाता है। तो क्या है? इट इज द मिनिमम टेम्परेचर, इट इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एनी लिक्विड एट विच, जिस पर द लिक्विड, ये जो लिक्विड है, विल मेक, बना लेगा, वेपर प्रेशर टू कितना? 1 atm और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर कह लो 1.013 बार।
तो उसी को क्या कह देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस होता है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सो एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस जो कि मिनिमम टेम्परेचर है वाटर के केस में, वो मिनिमम टेम्परेचर कितना है इसका, 100 डिग्री सेल्सियस है, जिस पर एट विच H2O will make vapor pressure 1 atm या 1.013 बार। ठीक है ये बात, तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया, बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो टेक्निक है जो मैंने अभी बताई कि ये टेक्निक किसी भी लिक्विड के केस में मुझे क्या मेजर करना है, बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना है। बॉइलिंग पॉइंट कैसे मेजर किया जाएगा, उस लिक्विड को लो, उस लिक्विड की अमाउंट को लेकर के उसको गर्म करो तो देखो कि वो 1 atm कितने मिनिमम टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर 1 atm आ रहा है, तो उस लिक्विड को क्या कहते हैं, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हो। और ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक का नाम होता है इबिलियोस्कोपिक टेक्निक। क्या होता है, इबिलियोस्कोपिक टेक्निक। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, इबिलियोस्कोपिक टेक्निक होती है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। सीधी सी बात है किसी भी लिक्विड के केस में जो हम देख सकते हैं। अब यहाँ बताओ ध्यान से, मेरे पास ये शुरुआत में मान लो प्योर वाटर ही है या कोई भी सोलवेंट है, ये प्योर सोलवेंट है। प्योर सोलवेंट के ये पार्टिकल्स हैं, ये प्योर सोलवेंट के क्या है, पार्टिकल्स मौजूद है मेरे पास। और मैंने इसको क्लोज्ड कंटेनर में लिया है, जब मैंने इसको हीट दूंगा, इसको टेम्परेचर दूंगा, तो ये वेपोराइज होने लगेंगे पार्टिकल्स। ये क्या होने लगेंगे, वेपोराइज होने लगेंगे। और वेपोराइज हो करके ये एक वेपर प्रेशर बनाएंगे, और इसका जो वेपर प्रेशर आएगा उसको हम क्या कहते थे, पी नोट ए। क्योंकि अगर मैं प्योर सोलवेंट ए मान ले तो इसका जो वेपर प्रेशर था दैट इज पी नोट ए। इसका जो शुरुआत में बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो इनिशियल, अब प्योर सोलवेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है मैं मान लेता हूँ टीबी नोट। तब बॉइलिंग पॉइंट है जब इसका वेपर प्रेशर कितना आ रहा है, वेपर प्रेशर आ रहा है इसका कितना, पी नोट ए। ठीक है, ये बात ध्यान से समझिए। अब मान लो मैं, और दूसरा मेरे पास क्या है, मान लो एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है बी क्या है, एनी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होने मेरे पास बी। अब ये बी के पार्टिकल्स देखो ध्यान से, ये बी के पार्टिकल्स है मेरे पास, ये बी के पार्टिकल्स मेरे पास मौजूद है जो कि नॉन वोलेटाइल है। तो इनके द्वारा वेपर्स नहीं प्रोड्यूस होंगे, इनके द्वारा वेपर्स क्या नहीं है, प्रोड्यूस नहीं है, सॉल्यूट। अब मैंने जब इनको मर्ज किया आपस में, मैंने इनको ऐड किया, इनको मैं ऐड कर रहा था, ऐड किया मैंने इनको आपस में, तो यह इसके बी के जो पार्टिकल्स हैं वे ए के पार्टिकल्स के साथ क्या हो गए थे, कोलिग्रेट हो गए थे। क्या हो गए थे, कोलिग्रेट हो गए थे, मतलब टुगेदर बाउंड हो गए थे एक दूसरे से। क्या हो गए थे, एक दूसरे से टुगेदर बाउंड हो गए थे। कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, देखो ध्यान से। ये ए के पार्टिकल्स मान लेता हूँ, ये बी के पार्टिकल्स मान लेता हूँ, फिर ए के, फिर बी के, फिर ए के, और इस तरह से बी के, ए के, बी के, ए के पार्टिकल्स आपस में क्या हो गए हैं, कोलिग्रेट हो गए थे। ए के और बी के पार्टिकल्स आपस में क्या हो गए हैं, ये बाउंड हो गए हैं। ठीक है, ये इस तरह से क्या हो गए हैं, पार्टिकल्स आपस में कोलिग्रेट हो गए, कोलिग्रेट हो गए हैं। अब इनसे जो वेपर, अगर मैं इसको टेम्परेचर दूं, इसको फिर से मैंने क्या देना शुरू किया, ये जो सोल्यूशन बन गया मेरा, ये सोल्यूशन बन गया, सोल्यूट और सोलवेंट को ऐड करने के बाद मेरे पास क्या बन गया, एक सोल्यूशन बन गया। और बेसिकली मेरे पास तो बाइनरी सोल्यूशन मैंने बनाया फिलहाल में। अब इनसे जो वेपर बनेगी, क्योंकि जो ए के पार्टिकल्स हैं, ये जो रेड वाले मैंने ए के पार्टिकल्स मान लो दिखाए हैं, और ब्लू वाले मेरे पास बी के पार्टिकल्स हैं,
अब ये जो ए के पार्टिकल्स हैं, ये जो ए के पार्टिकल्स हैं, ये वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल है, तो ये तो वेपर्स बनाएंगे, हालांकि सभी नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स तो अभी कोलिग्रेट हो चुके हैं, और अगर सबको वेपराइज करना है तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो वेपर प्रेशर में क्या आ गई थी, सीधी एक कमी आ गई थी, वेपर प्रेशर में कमी आ गई थी, जिसको हमने बाद में कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, विद द हेल्प ऑफ लोअरिंग ऑफ प्रेशर। अब ये बताओ ध्यान से, मैंने एक चीज और बताई थी कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, इसका हमने यूज भी किया था। अब ये बताओ, अगर मुझे ये वेपर कम बना रहा है, ये वेपर क्या बना रहा है, कम बना रहा है इस केस के मुकाबले, यहाँ पे वेपर ज्यादा बन रही थी तो वेपर प्रेशर की रीडिंग ज्यादा आएगी, कम टेम्परेचर पे आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर मुझे, मतलब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है 1 atm मुझे लाने के लिए कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ पर मुझे अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाना है मुझे, तो मुझे टेम्परेचर अब क्या करना पड़ेगा, पहले से ज्यादा देना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो वेपराइज आसानी से हो रहे थे पार्टिकल्स, लेकिन अब पार्टिकल्स आसानी से क्या नहीं हो रहे, वेपराइज नहीं हो रहे, क्योंकि कोलिग्रेट हो चुके हैं विद द पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स क्या नहीं होंगे, वेपराइज नहीं होंगे। जब वेपराइज नहीं होंगे तो ये इनको भी रोकने की कोशिश करेंगे, सरफेस एरिया कम करने के बाद इनको रोकने की कोशिश करेंगे ये वेपोराइज होने से। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि वेपर प्रेशर में क्या गया था, कमी। वेपर प्रेशर जैसे ही कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होने लगा, बढ़ने लगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और यहाँ पर मान लो बॉइलिंग पॉइंट अब जो सॉल्यूशन का हो गया वो हो गया टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, टीबी। तो यहाँ पर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पर हो गया, बढ़ गया तो 120 हो गया, 150 हो गया। तो यहाँ पर एक इंक्रीमेंट आया, क्या आया है, बॉइलिंग पॉइंट में एक इंक्रीमेंट आया है, इंक्रीमेंट आया है किसमें, इन बॉइलिंग पॉइंट। और इंक्रीमेंट को कैसे निकालते हो आप, चेंज को कैसे निकालते हो, बेसिकली डेल्टा, डेल्टा से, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालना, ये बताओ। शुरुआत में कम टेम्परेचर है, ये लेस है, ये ज्यादा है, मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, हो गया 120 डिग्री सेल्सियस। तो कैसे पता करेंगे कितना बढ़ोतरी हुई है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, है ना, सोलवेंट, प्योर सोलवेंट। तो ये जो इंक्रीमेंट आया है, ये जो इंक्रीमेंट आया है बॉइलिंग पॉइंट में, इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो ध्यान से समझना, अभी मैं इसको लिखूंगा, यहाँ पर समझो पहले जल्दी जल्दी, देखो ध्यान से। तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो when any non-volatile solute is added to pure solvent, जब कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जा रहा है प्योर सोलवेंट में, then there will be a decrement in its vapor pressure। उसके वेपर प्रेशर में क्या आ गई थी, कमी आ गई थी, by which, जिसकी वजह से, by which there will be an increment in its boiling point, which is called, जो इंक्रीमेंट आया है, this increment in boiling point, this increment, मैं इसको रब करूंगा पहले, in boiling point, this increment in boiling point is called, इसी को क्या कहते हैं आप, elevation in boiling point and denoted by डेल्टा टी। और यूनिट जो होगी बेसिकली टेम्परेचर ही तो है भाई, पहले 100 डिग्री
सेल्सियस या कैलविन, स्टैंडर्ड यूनिट कैलविन में लेंगे हम, तो या तो सेल्सियस में मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, बाद में 120 डिग्री सेल्सियस, तो बढ़ोतरी हो रही है तो आएगा तो सेल्सियस में, जो बढ़ोतरी हो रही है वो भी क्या आएगा, बेसिकली वही यूनिट रहेगी जो टेम्परेचर की है, तो डिनोटेड बाय, और विद यूनिट जो होगी, इसकी यूनिट जो होगी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होगी, मैं तो मैं कैलविन में लूंगा, यूनिट कैलविन ना, स्टैंडर्ड कैलविन है, वैसे डिग्री सेल्सियस में भी हम काम करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट में हम किसमें काम करेंगे, कैलविन में काम करेंगे। अब रोल्ट क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू रोल्स कंसेप्ट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी सोल्यूशन का, क्या हो गया, जो एलिवेशन हो गया किसमें, बॉइलिंग पॉइंट, जो एलिवेशन है इन किसमें, बॉइलिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्यों ले रहे हैं आप, क्योंकि आपने क्या किया है, क्या किया है, मोलैलिटी नहीं लेनी है, मोलैलिटी लेनी है, मोलैलिटी क्यों ले रहे हैं आप, क्योंकि प्योर सोलवेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है ना, और मोलैलिटी क्या होती है कि 100 ग्राम है ना, सॉरी 1000 ग्राम्स मतलब 1 किलोग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं, वही मोलैलिटी होती है। तो याद रखना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलैलिटी। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे आगे, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिनोट किया जा रहा है किससे, डेल्टा टीबी से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी। मोलैलिटी जितनी ज्यादा होगी भाई, जितने ज्यादा आप मोल्स ऑफ, भाई मान लो आप ध्यान समझो, ये है मेरे पास, ये मेरे पास सोलवेंट है 1 किलोग्राम प्योर सोलवेंट, 1 किलोग्राम मेरे पास क्या है, प्योर सोलवेंट है, मान लो 1 किलोग्राम वाटर है मेरे पास, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है मेरे पास, 100 डिग्री सेल्सियस है प्योर स्टेट में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तीनों केस में तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है प्योर स्टेट में, क्योंकि मैंने 1 किलोग्राम वाटर लिया है तो 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने कम अमाउंट मिलाई है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की, मान लो मैंने 5 मोल मिलाए हैं, यहाँ पर मैंने 10 मोल मिलाए हैं, और यहाँ पर मान लो मैंने 50 मोल मिलाए हैं। अब ज्यादा अमाउंट, जितनी ज्यादा अमाउंट मिलाएंगे, किसकी किसकी मिलाएंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की, जितनी ज्यादा क्वांटिटी मिलाओगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स मिलाओगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोलिग्रेशन होगा, और उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर उतनी ही कम बनेगी, वेपर प्रेशर उतना ही कम आएगा ना। तो यानी कि इस केस का बॉइलिंग पॉइंट जो टीबी होगा वो सबसे ज्यादा होगा इस थर्ड केस का, और उससे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट सेकंड केस का, क्योंकि नंबर यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट केस में ऑलरेडी कम होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है यहाँ पर कम मिलाए गए हैं और इसमें बहुत ज्यादा मिलाए गए हैं, किसके, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मोल्स जितने ज्यादा मिलाओगे इन पर केजी ऑफ सोलवेंट, उतने ही ज्यादा क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट में, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और सोल्यूट इन पर केजी ऑफ सोलवेंट ही क्या होता है, मोलैलिटी होता है। तो यहीं से सीधी सी बात है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है नजर आपको, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब डेल्टा टीबी, और यहाँ पर मोलैलिटी का सिंबल क्या था, स्मॉल एम, स्मॉल एम मोलैलिटी का सिंबल था। अब डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके क्या लगाते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते हैं, विच इज केबी, है ना, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है, एम इज मोलैलिटी। ये जो केबी है, पहले यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ये जो केबी है इसको ध्यान से समझो पहले। केबी का नाम क्या होता है, मोलल, ये मोलैलिटी है ना, मोलल, और ये किसको डिनोट कर रहा है, एलिवेशन को, एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम होता है, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए मेजर किया जा रहा है कांस्टेंट, किसके लिए मेजर किया जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए मेजर किया जा रहा है,
तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने की टेक्निक है उसका नाम क्या था? इबिलियोस्कोपिक टेक्निक। इसलिए इस कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या हो गया? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसका नाम होता है। और अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, अभी डेफिनेशन भी देंगे इसकी। पहले इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट समझो। भाई केबी की यूनिट निकालनी है आपको, इसकी एक्स यूनिट माननी है। मोलैलिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल पर केजी, मोल पर केजी। और डेल्टा टीबी की यूनिट क्या बताई है मैंने? केल्विन। डेल्टा टीबी की यूनिट क्या बताई है मैंने? केल्विन। आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये जो डिवाइड में लिखा गया है इधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा, और ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, तो एक्स जो किसके इक्वल आएगा? केल्विन केजी पर मोल। या एक्स की वैल्यू आएगी केल्विन केजी और मोल इनवर्स। क्या आएगी? केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या होगी? केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्या यूनिट होगी इसकी? केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब इसकी डेफिनेशन भी अगर समझना चाहो तो यहाँ पे समझो। ये बताओ, अगर इसकी डेफिनेशन ऑफ इसकी केबी की, मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो कैसे निकाली जाएगी? ये बताओ, अगर जो डेल्टा टीबी है, देखो अगर मोलैलिटी जो है सोल्यूशन की, 1 मोल पर केजी ले ली जाए, अगर किसी सोल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो कितने ले ली जाए? 1 मोल पर केजी, देन डेल्टा टीबी इसके इक्वल आएगा, वो आएगा केबी इंटू 1 मोल पर केजी। तो यहां से केबी कितना आ गया? केबी किसके इक्वल आ गया? डेल्टा टीबी। कोई बात नहीं, यूनिट तो हम लिख ही चुके हैं। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी किसके इक्वल आ गया? अगर मोलैलिटी को 1 मान लिया जाए तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल आ रहा है? केबी के, यानी कि केबी किसके इक्वल आ रहा है? डेल्टा टीबी के। तो केबी की डेफिनेशन क्या बन गई कि जब किसी सोल्यूशन की मोलैलिटी 1 होगी, मोलैलिटी 1 कब होगी? जब 1 मोल ऑफ सोल्यूट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, जब डिसॉल्व किया जाएगा, मतलब जब किसी सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी होगी? 1 होगी, तब जो डेल्टा टीबी होगा, मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसी को क्या कहते हैं? वही किसके इक्वल आ जाएगा? केबी के इक्वल आ जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बन गई? इफ या व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 1 मोल पर केजी, जब सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी हो जाएगी? 1 मोल पर केजी, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो एलिवेशन होगा इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड, उसी को क्या कहते हैं हम? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसकी यूनिट मैंने बता दी है क्या? केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो पहले इसको रब करेंगे, ध्यान से समझना। पहले मैं इसको रखूंगा, केबी वाला जो खेल है वो खत्म हो गया, केबी वाला जो खेल है समाप्त हो गया है। एक बात और, केबी जो है वो डिपेंड करेगा, केबी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी भाई? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, और डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सोलवेंट पे। केबी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? अलग अलग सोलवेंट के लिए एनसीईआरटी में हम दे देंगे लिख करके। एनसीईआरटी में अलग अलग केबी की वैल्यूज दी गई है, जैसे कि वाटर की जो केबी की वैल्यू है, वाटर के लिए क्या होती है? 0.512 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये वाटर के लिए है, दिमाग में रखना, बहुत जरूरी काम आएगी। ये केबी की वैल्यू किसके लिए है? 0.512 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये किसके केस में है? वाटर के केस में है। अगर मैं सोलवेंट को चेंज कर दूंगा तब उस केस में क्या आएगी निकल के? केबी की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। मतलब वाटर के केस में केबी की वैल्यू कुछ और है, बेंजीन के केस में कुछ होगी, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में कुछ और होगी।
अलग अलग सोलवेंट पे डिपेंड करेगी केबी की वैल्यू। तो केबी को मैंने बताया, केबी क्या दिया था बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को नाम दिया गया मोलर मोलैलिटी की वजह से। मोलैलिटी के कारण क्या नाम आया मोलर, एलिवेशन के कारण क्या आया एलिवेशन, और कांस्टेंट तो ये है ही मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। या इसका दूसरा नाम क्या होता है इबिलियोस्कोपिक। इबिलियोस्कोपिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीमेंट का जिक्र हो रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट किस टेक्निक से निकाला जाता है, इबिलियोस्कोपिक टेक्निक से। यूनिट निकालने सिखाती है और डेफिनेशन देती है कि अगर मोलैलिटी जो है किसी सोल्यूशन की वो 1 मोल पर केजी हो जाए, मतलब अगर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का केवल 1 मोल इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाएगा, तब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा उसी को क्या कहेंगे अपन केबी कहेंगे। और केबी को मैंने वाटर के लिए याद भी कराया, जरूरी है होना चाहिए 0.512 केल्विन केजी मोल इनवर्स। समझ गए? अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो ध्यान से, यहां पर देखो ध्यान से, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी तो ठीक है, तुम्हें बताया। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, W अपॉन मोलर मास इनटू कैपिटल W। और यहाँ पे चूंकि M रिप्रेजेंट हो रहा था मोलैलिटी को, तो मोलर वेट को एक टर्म से रिप्रेजेंट कर दो, मोलर वेट, मोलर और सफिक्स में मैंने वेट रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना, मोलर वेट। और ये हो गया मेरा कैपिटल W जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेट ऑफ सोलवेंट को। ये स्मॉल w क्या है, ये जो स्मॉल w है यहाँ पे लिख देते हैं, चलो स्मॉल w क्या है, ये है वेट ऑफ सोल्यूट। और ये हमेशा आपको ग्राम्स में चेक करना है, अगर ग्राम्स में नहीं है तो पहले ग्राम्स में चेक कर लेना, ये जरूरी पॉइंट है, ये हमेशा ग्राम्स में होना चाहिए, ग्राम्स में शुद्ध है ना ये। और ये मोलर वेट जो है ये क्या होता है, मोलर मास या मोलर वेट क्या है, मोलर मास ऑफ किसका, सोल्यूट। और सोल्यूट भी कौन होगा यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल होगा, हमेशा नॉन वोलेटाइल होगा। इसकी यूनिट क्या होगी, वो होगी ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। और जो कैपिटल W है ये क्या है, वेट ऑफ सोलवेंट। और ये हमेशा मुझे किसमें चाहिए, किलोग्राम में, क्योंकि डेफिनेशन मोलैलिटी की हमने की थी किलोग्राम में। अगर मान लो किसी वजह से ये डेफिनेशन बिल्कुल ये फॉर्मूला ही अप्लाई करूंगा जब W किसमें दिया हुआ, किलोग्राम में, बट अगर मान लो कैपिटल W जो है इज गिवन इन ग्राम्स, किसमें दे दिया, आपको ग्राम्स में दे दिया, देन जो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है वो डायरेक्टली कैसे अप्लाई करेंगे, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू W अपॉन मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोलवेंट। और यहाँ पर हमें किलोग्राम में वापस इस ग्राम को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी होगी किससे, 1000। ठीक हो गई बात, ध्यान रखेंगे।